इन दोस्तों सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 एग्जाम के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो हिस्ट्री है। इस पर ऑलरेडी हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। आज सेकंड पार्ट में सारे सवाल देख लेंगे। और देखिए क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग उसकी पूरे सोर्स पर बात करते हैं कि क्वेश्चन का सोर्स कहाँ था। और इसके अलावा यह भी देखते हैं कि इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन या किसी अन्य मेथड से किया जा सकता था या नहीं। तो 31 नंबर से हमने क्वेश्चन किए थे 64 योगिनी मंदिर पर। उसके बाद आगे सवाल देखे हमने 32nd 34th और इसके बाद 35th किया हमने 37 तक। 38th नंबर से आज स्टार्ट करेंगे क्योंकि 37 तक हमने लास्ट के लेक्चर में किया था। देखिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है और आपको इसके बेसिस पे आंसर करना है। पहले में कहा जा रहा है इल्तुतमिश के टाइम पे चंगेज खान इंडस पहुँचता है फ्यूजिटिव यानी एक भगोड़ा ख्वारिज्म प्रिंस की परस्यू में यानी उसकी तलाश में। दूसरे में कहा जा रहा है इट वॉज ड्यूरिंग the reign of मोहम्मद बिन तुगलक that तैमूर occupied मुल्तान and crossed the इंडस, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे तैमूर मुल्तान को ऑक्यूपाई करता है और इंडस को क्रॉस करता है। तीसरे में कहा जा रहा है देवाराय सेकंड के टाइम पे जो कि विजयनगर एम्पायर के होते हैं वास्को डिगामा केरला के कोस्ट में पहुंचता है। देखिए विजयनगर एम्पायर से कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन आते हैं और ये जो थीम है पर्टिकुलरली विजयनगर एम्पायर पर, इससे घुमा फिरा के हर साल सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आ रहा है। 2022 में भी क्वेश्चन आया, 2021 का हम लोग देख ही रहे हैं और हर साल अगर आप देखेंगे तो किसी ना किसी तरीके से विजयनगर एम्पायर पर क्वेश्चन आते हैं। तो इस सवाल के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो ये इजी टू मॉडरेट में रखूँगा क्योंकि हर बुक में ये कवर्ड आपको मिल जाएगा। मेडिवल इंडिया के लिए वेदर आप सतीश चंद्र यानी ओल्ड वाली एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो, तमिलनाडु बोर्ड की बुक बहुत लोग प्रेफर करते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटीज़ ये 3 बुक्स फॉलो की जाती हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तमिलनाडु बोर्ड की बुक है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। चैप्टर 16 दिल्ली सल्तनत में आप देख सकते हैं इल्तुतमिश के विषय में बताया गया है, इल्तुतमिश किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद देखिए ये अपने कैपिटल को लाहौर हस्तांतरित कर, लाहौर से दिल्ली ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, यानी लाहौर से दिल्ली अपने कैपिटल को लेकर के जाते हैं। और पहले 10 सालों में इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि किस तरीके से थ्रोन को राइवल्स से बचाना है। और इसी मीन टाइम में तैमूजिन जो कि चंगेज़ खान होता है, जो कि मंगोलों का लीडर होता है, वो सेंट्रल इंडिया में इन्वेड करना शुरू कर देता है। इसने ये जलालुद्दीन मकबरनी को यानी जो तैमूजिन है वो जलालुद्दीन मकबरनी को हरा देता है जो कि ख्वारिज्म का राजा होता है। और इस तरीके से मकबरनी इंडस रिवर को क्रॉस करता है और असाइलम लेता है इल्तुतमिश के यहाँ। लेकिन इल्तुतमिश मना कर देता है शेल्टर देने से क्योंकि ये अपने एम्पायर को मंगोल के आक्रमण से बचाना चाहता था। और फॉर्चुनेटली होता भी वही है। इल्तुतमिश अपने जो एम्पायर है उसे चंगेज़ खान के आक्रमण से बचा लेता है। चंगेज़ खान रिटर्न होम विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। इनफैक्ट द मंगोल पॉलिसी ऑफ इल्तुतमिश सेव्ड इंडिया फ्रॉम द रेथ ऑफ चंगेज़ खान। तो हमने यहाँ पे देखा बिल्कुल सही बात है, इल्तुतमिश के टाइम पे ही चंगेज़ खान इंडस में पहुँचता है लेकिन वो भारत एंटर नहीं कर पाता क्योंकि जो फ्यूजिटिव ख्वारिज्म प्रिंस है जलालुद्दीन मकबरनी उसे पनाह नहीं दी जाती है इल्तुतमिश के द्वारा। तो इस तरीके से इल्तुतमिश की जो पॉलिसी है वो मंगोलों के आक्रमण से भारत को बचा लेती है। तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। दूसरे में अगर आप देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे तैमूर मुल्तान को ऑक्यूपाई करता है और इंडस को क्रॉस करता है। देखिए ये बात बिल्कुल गलत है। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो तैमूर 1398 में भारत पर आक्रमण करता है और उस टाइम पे जो तुगलक वंश के अंतिम राजा होते हैं, ये सवाल भी देखिए सिविल सर्विस 2004 में पूछा गया कि तुगलक डायनेस्टी के अंतिम राजा कौन है, तो नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, इसी के टाइम पे यहाँ पे अटैक किया जाता है तैमूर के द्वारा। इनफैक्ट ये वन ऑफ द रीज़न होता है क्योंकि उस टाइम पे इंडिया का अगर आप देखें सिचुएशन तो वल्नरेबल होती है क्योंकि कोई मजबूत राजा, कोई फॉर्मिडेबल किंग नहीं होता। इनफैक्ट जो तुगलक वंश है वो भी अपने पतन पर होता है क्योंकि अंतिम राजा बहुत ही लेस पावरफुल होते हैं। और इस तरीके से तैमूर के अटैक के लिए काफ़ी ज़्यादा ये ईजियर एक्सेस प्रदान करता है। राइट, तो सेकेंड देखिए बिल्कुल गलत है। और ये सवाल भी PYQ है क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट है सेकेंड वाला ये रिपीटेड है और फर्स्ट वाला भी दूसरे एग्जाम में रिपीटेड है। तो ये इस तरीके से हमने देखा सेकंड गलत है। तो सिर्फ आप अगर सेकंड को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ से आपके पास 2 ही आंसर बचते हैं, यानी पहला बिल्कुल सही है और केवल 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके हम अपने आंसर तक पहुँच जाते हैं। दोस्तों ये सवाल सिविल सर्विसेज 2001 का है। द मंगोल अंडर चंगेज़ खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ, यानी चंगेज़ खान के अंडर में मंगोल्स अंडर चंगेज़ खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ, यानी किसके टाइम पे, किसके राइन में, किसके शासनकाल में चंगेज़ खान भारत पर आक्रमण करता है। ऑप्शन हमारे पास बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। तो अभी हमने देखा कि इल्तुतमिश के टाइम पे ऐसी घटना देखने को मिलती है। तो ये आप रिपीटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता दूँ, अदरवाइज
फिर आपको कन्फ्यूजन आ सकती है। देखिए यहाँ पे इन्वेडेड इंडिया का मतलब क्या है कि उस टाइम का अगर आप इंडिया देखें, क्योंकि ये काफ़ी पहले की बात है, ऑफ कोर्स अगर आप कैलकुलेट करें तो 700-800 साल से भी ज़्यादा, इनफैक्ट 1000 सालों से भी ज़्यादा। तो इस टाइम पे अगर आप देखें तो इंडिया है उस टाइम पे पाकिस्तान और मुल्तान और बाकी एरियाज भी ऑक्यूपाइड थे, इंडस भी इनफैक्ट ऑक्यूपाइड था। तो इस तरीके से यहाँ पे इंडिया यूज़ किया जा रहा है। ऑफ कोर्स ये दिल्ली किंगडम में अटैक नहीं कर पाते चंगेज़ खान, क्योंकि इस पर दिल्ली सल्तनत में अटैक इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इस पर हमने बात भी की कि इल्तुतमिश पनाह नहीं देते, असाइलम नहीं देते जलालुद्दीन मकबरनी को, जो कि ख्वारिज्म का राजा होता है, जिसे भगाते हुए चंगेज़ खान पहुंचता है सिंधु। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर बनेगा इल्तुतमिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी पुराने सवाल, 2001 वाला सवाल, फिर 2004 का क्वेश्चन। ये पहला स्टेटमेंट 2001 से और दूसरा स्टेटमेंट 2004 से। 2004 में बेसिकली ये पूछा गया था सिविल सर्विसेज के अंदर कि बताइए तुगलक वंश का अंतिम राजा कौन था, राइट। तो वहाँ से भी अगर आपने किया होता ये सवाल तो आप कर सकते थे। और भी इस तरह बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताइए जो हमारे तैमूर है वो किसके टाइम पे, किस तुगलक वंश के किस तुगलक राजा के टाइम पे अटैक करता है, राइट। तो इस तरीके से स्टेटमेंट रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे हमने आंसर देखा, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 ओनली। तो थर्ड पॉइंटर भी मैं आपको बता देता हूँ, इनफैक्ट अगर रिपीट करे यूपीएससी, क्योंकि बहुत बार इस तरह स्टेटमेंट के बेसिस पे रिपीटेशन होता है, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, इनफैक्ट नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा ये जो 2 स्टेटमेंट है ये भी रिपीटेड पीवाईक्यू हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे सवाल इनफैक्ट रिपीटेड है। तो ये जो रूलर है ये इमादी नरसिम्हा इनका नाम है, राइट। और ये सलुवा डायनेस्टी के थे, ये सलुवा डायनेस्टी के थे, ना कि देवराय सेकंड। तो थर्ड तो यहाँ पे गलत है डेफिनेटली। अगला सवाल देखिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन ये इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड अ चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। देखिए गोवा में इनकी डेथ नहीं होती, तो इस वजह से ये सेकंड गलत है और इस वजह से ये टफ नेचर का क्वेश्चन हो जाता है। हालांकि फर्स्ट अगर आप देखें तो जो नॉर्मल बुक है जैसे तमिलनाडु वाली बुक में भी कवर्ड है और एनसीईआरटी में भी कवर्ड है, लेकिन सेकेंड गेस करना डिफिकल्ट था और थर्ड तो बहुत ईजी है, ये तो कोई भी बता सकता है। तो इस तरीके से हम सेकेंड को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। तो इसका आंसर भी ऑप्शन सी है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट है। 1552 में डेथ होती है सेंट फ्रांसिस जेवियर की, और हाँ चर्च तो यहाँ पे इनफैक्ट गोवा में है, लेकिन इनकी डेथ 1552 में होती है चाइना में, नॉट इन गोवा, राइट। तो इस तरीके से हमारा आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, ये देखिए वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं इस पेपर का। एंशिएंट इंडिया में हिस्ट्री के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन कौन सी बातें सही है। मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दया भाग वाज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। दूसरे में कहा जा रहा है मिताक्षरा सिस्टम में सन क्लेम कर सकते हैं राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर, यानी फादर के जीवित रहते ही, जबकि दया भाग सिस्टम में केवल फादर के डेथ के बाद ही सन क्लेम कर सकते हैं राइट टू प्रॉपर्टी को। तीसरे में कहा जा रहा है मिताक्षरा सिस्टम डील करती है जो कि मेल मेंबर की प्रॉपर्टीज होती है उनसे। दूसरे में कहा जा रहा है दया भाग सिस्टम डील करती है मैटर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर। देखिए इसका जो ऑफिशियल आंसर दिया गया है वो ऑप्शन बी है, 2 ओनली, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड गलत है, तो फर्स्ट तो डेफिनेटली गलत है, ऐसा कोई अलग कास्ट के बेसिस पे डिवीज़न नहीं देखने को मिलता मिताक्षरा और दया भाग में। और सेकंड देखिए यहाँ पे सेकंड बिल्कुल सही है, और थर्ड में थोड़ा डाउट लेकर के आ रहा है बहुत लोगों के लिए। तो देखिए जो यह मिताक्षरा सिस्टम है ये प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर कहा जा रहा है। दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड की क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक आती है, इसका चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में अगर आप देखें तो ये बेसिकली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के द्वारा यूज़ की जाती है। अगर आपका कॉमर्स में बैकग्राउंड है तो आपको पता होगा इस बुक के विषय में, ये काफ़ी पॉपुलर बुक है एनसीईआरटी की। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दया भाग सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है। दया भाग सिस्टम प्रिवेल्स इन वेस्ट बंगाल एंड एलोज बोथ द मेल एंड फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली टू बी को पार्टनर, यानी जो दया भाग सिस्टम है ये वेस्ट बंगाल में प्रिवेल करता है और दोनों ही मेल और फीमेल दोनों फैमिली के मेंबर्स को को पार्टनर बनने में मदद करता है। और जो मिताक्षरा सिस्टम है ये दूसरी तरफ प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल को छोड़कर ऑल ओवर इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। एंड एलोज ओनली द मेल मेंबर टू बी को पार्टनर इन द बिजनेस, यानी केवल मेल मेंबर को ही भागीदार यहाँ पे बनाया जाएगा। जबकि दया भाग में अगर आप देखें तो मेल और फीमेल दोनों की को पार्टनर की बात की जा रही है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो दया भाग में यहाँ पे बात की जा रही प्रॉपर्टी हेल्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल से ये संबंधित है, तो इस तरीके से तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ मिताक्षरा में बात की जा रही प्रॉपर्टी हेल्ड बाय बोथ मेल एंड ओनली मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, तो इस पर भी हमने देखा कि हाँ मिताक्षरा ओनली मेल मेंबर से डील करता है। तो यहाँ आप दोबारा देख सकते हैं मिताक्षरा ओनली मेल मेंबर और जो दया भाग है वो बोथ मेल एंड फीमेल।
और सेकंड भी बिल्कुल सही है, फैक्चुअली करेक्ट है। लेकिन कोई भी ऐसा ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां 2 और 3 ऑप्शन साथ में हो। तो इस तरीके से आई थिंक ऑप्शन बी करेक्ट आंसर ऑफिशियली दिया गया है। तो ऑफिशियल आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न देखिए, यह बेहद सरल सवाल है। भारतीय एंशियंट इंडिया के संदर्भ में आपको बताना है भवभूति, हस्तिमल्ला और क्षेमेश्वर किस चीज़ के लिए फेमस है। तो देखिए, अगर आपने एंशियंट टेक्स्ट को अच्छे से कवर किया होगा, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, 4 वीडियो पार्ट की वो सीरीज़ है, उसे आप ज़रूर देख लें। मैंने आपको कहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिहाज से। तो भवभूति पर हमने बात की। भवभूति ने 2 बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे हैं। पहली मालती माधव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है। दूसरी उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित। तो ये 2 बुक्स आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्ले राइट हैं, जितने भी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा ये प्ले राइट्स हैं। प्ले राइट्स का मतलब नाटककार होता है। ये आप हिंदी के अंदर भी इसे समझ सकते हैं। देखिए, कोई भी टर्म अगर डिफिकल्ट लगे तो उसका तुरंत हिंदी अनुवाद देख लेना चाहिए। देखिए, ये नाटककार दिया गया है, जैसे कालिदास बहुत महान प्ले राइट है। इस तरीके से भवभूति, हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर भी नाटककार है। और भवभूति की पुस्तकों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आसान सवाल है, क्योंकि जितने भी आपके आर एस शर्मा हो गई और जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उनमें ये भवभूति का नाम जरूर दिया होता है। और इस पर मैंने जो वीडियो बनाई वो भी आप ज़रूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हिस्ट्री प्लेलिस्ट के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, ये भी अगेन इजी टू मॉडरेट लेवल का सवाल है। डिपेंड करता है आपने पीवाईक्यूज किया है या नहीं, क्योंकि ये भी पीवाईक्यू का ही प्रश्न है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये भी भवभूति के विषय में बहुत बार अलग अलग तरीके से ऑप्शन में पूछा गया है। सीडीएस का ये रिपीटेड सवाल है। सीडीएस में भवभूति के विषय में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, आप अगर उन सवालों को देखना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं हमारी उस वीडियो सीरीज़ को, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को। वहाँ पर मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसी के अलावा देखिए, ये भी सवाल अगेन प्रीवियस ईयर का है। अभी मैं आपको वो सवाल भी दिखा दूंगा। तो इस तरीके से लगभग सारे ही सवाल हिस्ट्री के मैं अभी वापस से काउंट करूंगा और देख लूंगा कितने सवाल यहाँ पे रिपीटेड थे। पहला स्टेटमेंट देखिए, कहा जा रहा है मोंटेग्यू केन्स फॉर जो सुधार है जो कि 1919 में लाया गया, रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू ऑल द वुमेन एबव द एज ऑफ 21, यानी 21 साल से ज़्यादा उम्र की सभी महिलाओं को वोटिंग राइट दिया जाएगा। ऐसी रिकमेंडेशन मोंटेग्यू केन्सफोर्ड सुधार के द्वारा लाई गई। दूसरे में कहा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वुमेन को रिजर्व सीटें देता है लेजिस्लेचर में। तो देखिए, पहला कोई भी आसानी से एलिमिनेट कर सकता है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट भारत में आज़ादी से पहले ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं कि सारे पुरुष और सारे महिलाओं को वोटिंग का अधिकार हो। काफ़ी आसानी से आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। और देखिए, दूसरे में थोड़ा डाउट आ सकता था अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से नहीं किया है तो। देखिए, ये सवाल यूपीएससी सीडीएस 2020 का है और अभी जो हम लोग सवाल डिस्कस कर रहे थे वो सिविल सर्विसेज 2021 का है। इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। Which one of the following acts reserve seat for women in legislature in accordance with the allocation of seats for different communities? यानी कौन सा एक्ट रिजर्व करता है महिलाओं के लिए सीटें लेजिस्लेचर में, और ये जो एलोकेशन होगा ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ के एलोकेशन के बेसिस पे होगा, उसके अकॉर्डेंस पे होगा। तो ऑफकोर्स इसका सही उत्तर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं, इसी स्टेटमेंट से यहाँ पे सवाल फ्रेम कर लिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वुमेन के लिए रिजर्व सीटें देता है। और ये स्टेटमेंट डिफ़िकल्ट नेचर का है, क्योंकि आप अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आपके मन में ऐसा डाउट आ सकता है कि पता नहीं वुमेन के लिए रिजर्व सीटें था या नहीं, क्योंकि बाकी कम्युनिटीज़ के लिए तो था। तो यहाँ पर डाउट आ सकता था। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से किया है तो काफ़ी आसानी से ये आप समझ सकते हैं डेफिनेटली। तो इसका उत्तर भी हमारे सामने निकल कर आ चुका है। केवल यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी। सवाल के सोर्स की बात करें तो ये आपको स्पेक्ट्रम में काफ़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एंड वेटेज वर फर्दर एक्सटेंडेड टू डिप्रेस क्लासेस वुमेन एंड लेबर। तो डिप्रेस क्लासेस वुमेन और लेबर में ये कम्युनल इलेक्टोरेट का जो वेटेज है वो बढ़ा दिया गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत दिया गया है स्पेक्ट्रम के अंदर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितनी ज़्यादा हेल्प करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 43rd नंबर, with reference to 8th August 1942 in Indian history, which one of the following statement is correct? तो ये भी बेहद आसान सवाल है। क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन को पास किया गया, अडॉप्ट किया गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा, और इसके अगले दिन हमें पता है 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट भारत के अंदर चला। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। इसके लिए मैं आपको सोर्स नहीं दिखाऊंगा, हर बुक के अंदर ये कवर्ड मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये टफ नेचर का फैक्चुअल क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, जो कि एक ट्रांसलेशन है एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स का, इंग्लिश में ये जो अनुवाद है ये किनके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, मोहनदास करमचंद गांधी। ये टफ नेचर का सवाल है।
जब तक कि आपने महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी आती है, सच के साथ मेरे अनुप्रयोग या प्रयोग, ये अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, किसी भी नॉर्मल सोर्सेज में ये कवर्ड नहीं है। बहुत लोग आत्मकथा को पढ़ते हैं तो अगर उस तरीके से सोचेंगे, और फिर ये क्योंकि अगेन आत्मकथा पढ़ने के बाद भी बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इस तरीके के छोटे छोटे फैक्ट याद रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है रियल एग्जाम में। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है अनटिल एंड अनलेस, तो ये स्किप ही किया जाना चाहिए। अगला सवाल देखिए, ये इजी टू मॉडरेट लेवल का अगेन क्वेश्चन है, डिपेंड करता है कि आपकी मेडिवल हिस्ट्री पर कितनी अच्छी पकड़ है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है असेंडिंग ऑर्डर के टर्म्स में, यानी छोटे से बढ़ते क्रम में आपको लगाना है साइज के बेसिस पे। तो देखिए, सबसे बड़ा सूबा होता था मुगल पीरियड में खास करके, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, और सबसे छोटा परगना देखने को मिलता था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परगना सरकार सूबा। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इससे संबंधित बहुत सारी फैक्ट आपको समझनी है, जैसे अकबर के द्वारा कौन कौन से सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे दहसाला सिस्टम, और देखिए शेरशाह सूरी के टाइम पे और भी चीज़ें जैसे चकला वगैरह, और भी जो टर्म्स से अलग अलग यूज़ होते हैं, तो ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सूबा सबसे बड़ा एरिया देखने को मिलता था, जैसे अकबर के टाइम पे, अकबर के फाइनल डेज में 15 सूबे हो चुके थे, इनिशियल डेज में 12 थे, तो इस तरीके से सबसे बड़ा एरिया जो है वो सूबा कहलाता था। उस वीडियोज़ में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला सवाल देखिए, अगेन आ PYQ, सिविल सर्विसेज और सीडीएस दोनों में ही पूछा गया है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हिंदू फीमेल स्कूल के सेक्रेटरी के रूप में कौन एसोसिएटेड थे, जो हिंदू फीमेल स्कूल आगे चल के बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाता है। फैक्चुअल और इजी नेचर का क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो तमिलनाडु बुक और NCERT में भी कवर्ड है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में दोस्तों, ये जो प्रश्न स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये सिविल सर्विसेज 2005 का क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बेसिस पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडेड द बेथुन स्कूल एट कैलकाटा विद द मेन एम ऑफ इंक्रीजिंग एजुकेशन फॉर वुमेन। तो देखिए, पहली बात है ये है, और दूसरे में कहा जा रहा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी, यानी कैलकाटा यूनिवर्सिटी के पहले ग्रेजुएट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बनते हैं। तीसरे में कहा जा रहा है केशव चंद्र सेन के प्रयासों से केशव चंद्र सेन कैंपेन अगेंस्ट सती लेड टू द इनेक्टमेंट ऑफ अ लॉ टू बैन सती बाय द गवर्नर जनरल। देखिए, गवर्नर जनरल बेंटिक के द्वारा सती को बैन किया गया 1829 में, ये बात तो हमें पता है, बट ये केशव चंद्र सेन के प्रयासों से नहीं बल्कि राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से किया जाता है। तो थर्ड गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर JED बेथुन के साथ मिलकर के कोलकाता में बेथुन कॉलेज या बेथुन स्कूल की स्थापना करते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है महिलाओं के लिए एजुकेशन को इनकरेज करना। तो ये आप देख सकते हैं, पहला स्टेटमेंट को अगेन क्वेश्चन के रूप में फ्रेम कर लिया गया, और इससे पहले अभी हमने देखा और भी बहुत सारे सवालों को स्टेटमेंट को उठा करके क्वेश्चन बना लिया गया, क्वेश्चन को उठा करके स्टेटमेंट बना लिया जा रहा है। दोस्तों, ये कला आपको आनी ही चाहिए, अदरवाइज फिर आप काफ़ी सारे मार्क्स लूज करेंगे, जहाँ पे अदर कैंडिडेट जिन्होंने PYQs को काफ़ी अच्छे से कर रखा है, वो यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी इजीली, काफ़ी कम वक्त के साथ इन सवालों को मार्क करेंगे। हालांकि ये सवाल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट अगेन वही है कि प्रीवियस ईयर में हो जाने के बाद वो अति से अति ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी अगेन ईजी नेचर का सवाल है, इसे मैं डिफ़िकल्ट नहीं कह सकता, क्योंकि अगर आपने किसी भी बुक को कवर किया है तो इवन NCERTs में भी ये आपको आसानी से देखने को मिलेगा। कॉलोनियल इंडिया के संदर्भ में आपको बताना है शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो को किन चीज़ के लिए याद किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑफिसर्स ऑफ द INA, ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, ये पर्टिकुलर फैक्ट आपको काफ़ी आसानी से स्पेक्ट्रम में देखने को मिल जाएगा। 464 में आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी स्पेक्ट्रम के अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है मास प्रेशर अगेंस्ट द ट्रायल ऑफ INA प्रिजनर ऑफ वॉर समटाइम डिस्क्राइब्ड एज एन एज ऑफ वोल्केनो। तो एज ऑफ वोल्केनो का कारण बनता है जो कि INA का प्रिजनर ऑफ वॉर में जो ट्रायल चलाया जाता है। द ब्रिटिश हैड इनिशियली डिसाइडेड टू होल्ड पब्लिक ट्रायल ऑफ सेवरल हंड्रेड ऑफ INA प्रिजनर बिसाइड डिसमिसिंग देम फ्रॉम सर्विस एंड डिटेनिंग विदाउट ट्रायल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे दे कंपाउंडेड द फॉली बाय होल्डिंग द फर्स्ट ट्रायल एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली इन नवंबर 1945 एंड पुटिंग ऑन डॉक टुगेदर अ हिंदू प्रेम कुमार सहगल, अ मुस्लिम नवाज खान एंड अ सिख गुरबख्श सिंह ढिल्लो। तो इस तरीके से यहाँ पे रेड फोर्ट के अंदर ट्रायल देखने को मिलता है। बाकी सोर्सेज में भी आपको इसका उत्तर देखने को मिल जाएगा, इस पर विस्तार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में चर्चा करेंगे ही। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है।
दोस्तों ये कोर हिस्ट्री से हमारा अंतिम प्रश्न है। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहले में कहा जा रहा है निजामत ऑफ आरकोट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, और दूसरे में कहा जा रहा है जो मैसूर किंगडम है ये विजयनगर एम्पायर से इमर्ज्ड आउट हुआ है। तीसरे में कहा जा रहा है रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुरानी। तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड है और जो फर्स्ट है ये दोनों यहाँ पे अगर आप देखें द मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ, देखिए तीसरा वाला सबसे पहले देखते हैं। रोहिलखंड किंगडम एक इंडिपेंडेंट किंगडम है जिसके फाउंडर है अली मोहम्मद खान। इस पर मैंने ऑलरेडी चर्चा भी की है, तो तीसरा यहाँ पे गलत है। और थर्ड को यहाँ से अगर आप एलिमिनेट करें तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। पहले में नाउ कहा जा रहा है द निजामत ऑफ आरकोट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। देखिए ये गलत है। निजामत ऑफ आरकोट जो है वो हैदराबाद स्टेट से नहीं होता बल्कि दोनों इंडिपेंडेंट किंगडम है, तो फर्स्ट तो गलत है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। अगेन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आप स्पेक्ट्रम में देखें तो थर्ड वाला आपको जिस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। और 8th क्लास की जो NCERT आती है जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ कवर कर रखी है, वहाँ पर भी मैंने ये सवाल डिस्कस किया था, क्योंकि वहाँ पर भी रोहिलखंड किंगडम का जिक्र आता है बट डायरेक्टली ये चीज़ें नहीं मेंशन है। तो इस तरीके से ये अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो वैसे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, 2 ओनली। तो इस तरीके से आपको कोर हिस्ट्री के टोटल 18 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिनमें से रिपीटेड वाला काउंट कर लेते हैं हम लोग। वैसे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इजी भी थे, काफ़ी सारे डिफिकल्ट भी, तो इनमें से ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी बाकी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है बट इसे हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ये डायरेक्टली सिविल सर्विसेज के अंदर देखने को मिला। और फर्स्ट के बाद अगर हम लोग सेकेंड चलें तो यहाँ पर हमने इसकी बात की। वैसे ये क्वेश्चन भी इजी है बट ये रिपीटेड डायरेक्टली नहीं है। ये वाला हमने देखा ये रिपीटेड है, दूसरा और तीसरा ये भी हमने देखा ये भी रिपीटेड है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस कवर कर रखी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से काफ़ी बार पूछा गया है। 3 और ये बहुत टफ क्वेश्चन है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर देखें आगे तो ये भी अगेन रिपीटेड हमने देखा, दोनों स्टेटमेंट पूछा जा चुका है। तो ये हमारा चौथा सवाल हो गया। और बुर्जा होम वाला क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया बट इसे मैं काउंट नहीं करूँगा। और इस तरीके से अगर हम लोग और ऊपर चलें तो इस धोलावीरा वाला सवाल डायरेक्टली रिपीटेड है 5th, और बस इतने ही सवाल है। तो 18 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे PYQs पर बेस्ड है, जो कि हिस्ट्री के सवाल हैं, राइट। इस तरीके से बाकी सवाल में और भी रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे गए हैं, जिन्हें डेफिनेटली मैं आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। आप अपने राय अथवा विचार कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है ये भी आप बता सकते हैं, और कौन कौन से सजेशन है ये भी आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।